ओम आब्रह्मणे ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यसूरः इसभ्योवती व्याधि महारथो जायताम दोगरी धैनु बोड़ा नडवान आसु सप्ति पुरंद्रियोसा जिष्णुरथेष्टा सभयो यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वस्तु फलवस्तो न औषधः पचयन्ताम योगक्षेमो न कल्पताम। ओम भूर्भुवस्सुः चतुर्वेदाय नमः। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक आदित्य शास्त्री जी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनकी मेहनत और लगन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी मेहनत के साथ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना इतना आसान काम नहीं है। जैसे किसी लड़की की शादी करते हैं ना, एक एक आदमी को बुलाना पड़ता है, एक एक आदमी को कई कई बार टेलीफोन करना पड़ता है, और कई बार फिर यहाँ थोड़ी बहुत अगर माला में ऊंच नीच हो जाए तो फिर वो नखरे सुनना बड़ा मुश्किल होता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आचार्य आदित्य शास्त्री जी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनकी हिम्मत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी दिव्य विभूतियाँ और मेरे सामने उपस्थित दूर दराज से सभी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से आए हुए सभी देवज्ञ बंधुओं, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिस पर अनादिकाल से और कलयुग में तो उंगलियां उठती रही हैं, और जब से ये मीडिया आया और कुछ लोग ऐसे आए जो कुतर्की लोग थे, या जब से विज्ञान का उदय हुआ उसके बाद में ज्योतिष के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हुई। लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने इस विज्ञान को समझा और समझने के बाद मैंने धारणा धरी कि मैं इस विज्ञान को घर घर तक लेके जाऊंगा। और सन 2000 में आस्था टीवी की शुरुआत हुई और आस्था चैनल पर मैंने इसको सिखाना शुरू किया। ये एक ऐसी पवित्र विद्या है कि अगर घर में किसी एक को आती है तो आप उस बुरे वक्त से निकल सकते हो जिस बुरे वक्त में शनि की 7.5 राहु की मादशा, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, एपिलेप्सी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों से आप संघर्ष कर रहे होते हैं और फिर कहीं इलाज नहीं होता। अगर आपको ये पता है कि हमारा जो बुरा वक्त चल रहा है ये बुरा वक्त इतने समय तक रहेगा, तो आप अपनी हिम्मत से अपने मन को मजबूत करके, अपनी प्राण शक्ति को मजबूत करके उस बुरे वक्त को निकाल लेते हैं। ये ज्योतिष विद्या का बेनिफिट मिलता है। ये दो प्रकार का विज्ञान है, एक पराविज्ञान और एक अपराविज्ञान। पराविज्ञान जो विजिबल नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, और अपराविज्ञान जो दिखाई देता है। ये मोबाइल है, ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है, ये कैसे काम करता है, ये दिखाई नहीं देता। हमारा जो शरीर है वो दिखाई दे रहा है, ये शरीर कैसे काम करता है, हम कहां से बोल रहे हैं, कैसे फंक्शन कर रहा है, ये विजिबल नहीं है। मैं इस माइक के थ्रू बोल रहा हूं, ये माइक आवाज को मल्टीपल कर रहा है, कैसे मल्टीपल कर रहा है, कौन सा तारों का जंजाल है इसके पीछे, वो विजिबल नहीं है लेकिन इफेक्टिव है। तो ज्योतिष कैलकुलेशन का विज्ञान है जो विजिबल है, और कैलकुलेशन के आधार पर जो आप गणना करके भविष्यवाणी करते हो वो आपका पराविज्ञान है। इसलिए इसको आप साइंस की तरह नहीं ले सकते। साइंस में भी आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विजिबल नहीं है, इफेक्टिव है। ग्रेविटी फोर्स किसी को दिखाई नहीं देता लेकिन कैलकुलेशन उसकी होती है। मैं जब टीवी के ऊपर तर्क करता हूं वैज्ञानिकों के साथ में, जब वो ग्रहण के ऊपर बैठते हैं या कहीं कोई राशि परिवर्तन ग्रह का होता है, उस समय ये स्थिति बनती है, वो बोलते हैं नहीं अंधविश्वास है, ये साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी नहीं है। जब पूर्णिमा अमावस्या आती है, जब अमावस्या आती है तो आदमी की हालत खराब होती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। और जब पूर्णिमा आती है तो ऐसा व्यक्ति फिर उस समय वायलेंट हो जाता है, उसकी जो मनोस्थिति है वो इतनी भयंकर हो जाती है, उसको लगता है कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, हत्या कर दूं।
इसका मतलब जो हमारा मन है वो बहुत पूर्ण कलाओं पर जब आता है तो उस समय हमारे शरीर के अंदर आक्रामकता आ जाती है, और जब हमारा शरीर एकदम डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है तो हम अमावस्या में चले जाते हैं। अभी आपने देखा होगा दिवाली के ऊपर पिछली बार और इस बार भी, दिवाली 20 को मनाएं कि 21 को मनाएं, इनको बताने के बाद मैं अपने कुछ ज्ञान की बातों को लेकर के आऊँगा। लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको भी कल को टीवी पे बैठना होगा तो बहस करनी होगी, तो आपके पास लॉजिक होने चाहिए, आपके पास तर्क होने चाहिए। मैंने कहा 20 तारीख को दिवाली मनाइए, बहुत लोगों ने विरोध किया कि नहीं 21 को मननी चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई 21 को मना लो, लेकिन 20 और 21 के दोनों के तर्कों को मैं बताना चाहता हूं। मुझे ये बता दो कि जब पूर्ण अमावस्या होती है तो उस समय पर तांत्रिकों को सिद्धियां और मंत्र सिद्ध और आप कोई भी साधना करते हैं वो सफल क्यों हो जाती है बहुत जल्दी अमावस्या के दिन? और अगर वही साधना अगर आप प्रतिपदा को करते हो तो क्यों नहीं होती है? इन दोनों के वैज्ञानिक रहस्य को हमारे ऋषियों ने उजागर किया। हमारे ऋषियों ने यह बताया कि जब मन और आत्मा एकाग्र होते हैं तो आप योग में और ध्यान में चले जाते हो, और मन और आत्मा एकाग्र अमावस्या को होते हैं, क्योंकि सूर्य के नजदीक अपनी कलाओं पर जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा 5 इंद्रियों का कारक होता है, और पांचों इंद्रिय जब पांचों प्राणों में मिलान करती हैं, और जब आप मंत्र जाप करते हो तो शरीर एकाग्र हो चुका होता है, और जब शरीर एकाग्र हो चुका होता है तो जब वो साधना करना आप चाहते हो, वो साधना आप आराम के साथ समाधि के अंदर चले जाते हो और आपका मंत्र सिद्ध होना लग जाता है। ये इसका वैज्ञानिक आधार होता है। मैंने कहा मित्रों, जो 21 की बात कर रहे हैं 21 को भी मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साधना में दिक्कत आएगी। अमावस्या जब समाप्त होती है तो सूर्य की जो डिग्री होती है उससे चंद्रमा आगे निकलना शुरू होता है, यानी मेरे शरीर के अंदर मेरे पांचों प्राणों के साथ मेरी पांचों इंद्रियों का मिलान हो रखा है, और जब चंद्रमा यहां से बाहर निकलना शुरू होगा प्रतिपदा को तो हम उसको खींचने की कोशिश करेंगे, यानी मन आपका शरीर से भाग रहा है और हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हम साधना में बैठने की कोशिश करते हैं और मन भागना शुरू कर देता है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, दिमाग भटकना शुरू हो जाता है। तो जब मैंने ये बातें की तो बहुत लोगों ने, पंचांग वालों ने कहा रावत जी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, हमें ऋषियों की बात को समझना चाहिए। इसका मतलब ये रहा कि ये जो शरीर है ये 3 प्रकार से संचालित है। चंद्र लगन के द्वारा संचालित है, चंद्रमा 5 इंद्रियों को प्रभावित करता है। ये सूर्य लगन के द्वारा प्रभावित है तो ये पांचों प्राणों को प्रभावित करता है। पांचों प्राणों को आत्मा चलाती है, यानी सूर्य आत्मा का कारक है, वो पांचों प्राणों को प्रभावित करता है। मन जो है उसका कारक चंद्रमा होता है, चंद्रमा हमारी पांचों इंद्रियों को संचालित करता है, और ये जो पूरा शरीर है इसको हमारी जो लगन है वो प्रभावित करती है। इसलिए सुदर्शन पद्धति के अंदर चंद्र लगन, सूर्य लगन और लगन इनकी वैल्यू होती है। मित्रों, जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि कुंडली तो अच्छी है लेकिन फल उसका मिलता नहीं। हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि बृहस्पति की दशा चल रही है, उच्च का बृहस्पति है, लेकिन वो फल ही नहीं दे रहा। केंद्र के अंदर सूर्य उच्च का बैठा है, चंद्रमा भी बैठा हुआ है पावरफुल होकर के, फिर भी फल नहीं मिल रहा। चंद्रमा बृहस्पति दोनों उच्च के हैं, दशा भी चंद्रमा में बृहस्पति चल रही है, लेकिन कर्ज में हो जाते हैं। आखिर ये कारण क्या है? कुंडली देखने में बड़ी अच्छी लग रही है लेकिन फल उसके विपरीत जा रहे हैं, और फिर ज्योतिषी को ऐसा फील होता है यार ज्योतिष कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ज्योतिष की भविष्यवाणियां सटीक क्यों नहीं होती हैं। आज मैं इस विषय को आपके सामने लेकर के आना चाहता हूं। कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग होते हैं जब आपको ये लगे कि इस व्यक्ति की दशाएं तो अच्छी चल रही हैं लेकिन ये व्यक्ति परेशान है, तो आपको योगों पर जाना चाहिए। आज मैं कुछ ऐसे योग बताना चाहता हूं कि हम जानना चाहते हैं गुरुजी ऐसी कुंडली देखो कि लड़की बड़ी भाग्यशाली मिल जाए, बहुत ही भाग्यशाली मिले।
हम ये चाहते हैं कि लड़की वाले बोलते हैं गुरुजी ऐसी कुंडली सेलेक्ट करो कि लड़का बड़ा भाग्यशाली हो। अब कुंडली के अंदर हमने अच्छे अच्छे ग्रह तो देख लिए, लेकिन बृहस्पति की दशा में ही तलाक हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे योगों की जानकारी देने वाला हूं। एक योग होता है महाभाष्य योग। ये योग कुंडली में देख लेना चाहिए। अगर लड़की की कुंडली में ये योग है तो लड़की बड़ी चरित्रवान होगी, लड़की बहुत वीर होगी। लड़की के आने के बाद आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी होनी शुरू हो जाएगी। और आप जिस लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं उसके पास अगर आप आती हैं और उसकी कुंडली के अंदर भी ये योग है तो दिन दूनी रात चौगनी वो लड़का प्रोग्रेस करेगा और बहुत बड़ी उन्नति करेगा। ये योग कैसे बनता है? अगर लड़के की कुंडली है और उसका दिन का जन्म हो, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्योदय के बीच में जन्म हो, और सूर्य जो है ऊनी राशि में हो, ऊनी का मतलब होता है विषम राशि में हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनमें सूर्य बैठा हो, लगन भी विषम हो और चंद्रमा भी विषम राशि में बैठा हो और दिन का जन्म हो, तो ये लड़के की कुंडली में महाभाष्य योग बन जाएगा। अब ग्रह उसके 3 नीच के भी हों और उसकी कुंडली में जान ना हो, उसके बावजूद भी वो विल क्लिंटन की तरह ऊपर आ जाएगा और बहुत पावरफुल बन जाएगा। क्योंकि आपने कुंडली के अंदर ऐसे लगा कि इसके तो 3 ग्रह नीच के हैं और ये व्यक्ति तो अंबानी की टक्कर दे रहा है। मुकेश अंबानी की कुंडली बहुत पावरफुल तो नहीं है, अडानी की कुंडली बहुत पावरफुल तो नहीं है, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री की कुंडलियां बहुत पावरफुल नहीं होती हैं। लेकिन हम हैरान होते हैं कि इतनी पावरफुल कुंडली इनकी नहीं है, उसके बावजूद इतने बड़े पदों पर कैसे पहुंच जाते हैं ये लोग। इसका मतलब आपको इस महाभाष्य योग को देखना पड़ेगा कि कई बार कुंडली कमजोर होने के बावजूद भी अगर ऐसा योग बना हुआ है और 1, 2 ग्रह 3 ग्रह भी नीच के अगर हो जाएं और ये महाभाष्य योग बना हुआ है तो वो सूर्य की तरह चमकना शुरू हो जाएगा और बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। अब विषम की जगह सम लगन हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 लगन हो, वृष लगन हो, कर्क लगन हो, कन्या लगन हो, वृश्चिक लगन हो, मकर हो और मीन हो लगन। और इस सम लगन के अंदर सम लगन हो और सम लगन के अंदर ही सूर्य बैठा हो और सम लगन में ही चंद्रमा बैठा हो और रात का जन्म हो सूर्य अस्त से लेकर के सूर्य दूसरे दिन उदय तक, और फिर ऐसी लड़की आप सेलेक्ट कर लो, उसको अपने घर में लेके आओ, पुत्र वधू बना के लाओ। उसके आने के बाद लक्ष्मी अपने आप चली आएगी। वो इतनी चरित्रवान होगी, चाहे उसकी कुंडली में मंगल शुक्र बैठे हो 12वें भाव में, चाहे 7वें भाव में बैठे हो, लेकिन फिर भी वो पूजा करेगी। क्रिएटिव हो सकती है। कई बार हम बोलते हैं कि लड़की का चरित्र डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन बड़ी क्रिएटिव है। कढ़ाई में, बुनाई में, पुताई में, लिपाई में, खाने में, बनाने में। जरूरी नहीं है कि मंगल शुक्र आदमी के चरित्र को ही खराब करेंगे। मंगल शुक्र क्रिएटिव भी होते हैं। ऐसा आदमी बहुत बड़ा ज्वेलरी डिजाइनर हो सकती है, ऐसी लड़की फैशन डिजाइनर हो सकती है, खाने बनाने में मास्टर हो सकती है, और सेवा भाव, घर की सौंदर्य सफाई, ऐसे लगेगा कि एक क्लर्क के घर में चले जाओ तो ऐसे लगेगा जैसे ये अरबपति आदमी है। और अगर कुंडली अपोजिट हो तो आप किसी आईएएस के घर में चले जाओ, पीसीएस के घर में चले जाओ या किसी मिनिस्टर के घर में चले जाओ, तो भी उनके ड्राइंग रूम में उनके बच्चे पोटी कर जाते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। कई वास्तु विजिट के लिए मैं जाता हूँ बड़े बड़े अरबपतियों के घर में, और हम बैठे हैं चाय के लिए, बच्चा आता है, खेलता है और आकर के वहीं पोटी कर जाता है। उनको कोई संस्कार नहीं मिलता। उनकी कुंडलियों के अंदर ऐसे योग बनते हैं। तो महाभाष्य योग यानी विषम लगन हो, चंद्रमा और सूर्य विषम में ही बैठे हों और दिन का जन्म हो, तो ऐसा लड़का दिन दूनी रात चौगनी ऊंचाइयों को छुएगा। चाहे उसकी दशा कैसी भी आ जाए, राहु की दशा भी आएगी तो भी बहुत प्रोग्रेस करेगा। फिर हम तुक्का मारते हैं, अरे राहु आपका बहुत अच्छा है, आपका राहु यहाँ बैठा है, आपका राहु वहाँ बैठा है। यानी ज्योतिषी की जब प्रेडिक्शन फेल होनी शुरू होती है तो वो कहीं ना कहीं उनकी बातों में आना शुरू होता है। एक योग बहुत शानदार।
कई बार कुंडली बहुत अच्छी होती है, लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति, चंद्रमा को बृहस्पति से बल मिलता है, ये सब जानते हैं, आप विद्वान हैं सारे के सारे लोग। चंद्रमा का और बृहस्पति का षडाष्टक योग हो, चंद्रमा से बृहस्पति 6-8-12 में बैठा हो तो सकट योग बनेगा। बृहस्पति भी उच्च का है, चंद्रमा भी उच्च का है, लेकिन सकट योग बना हुआ है। बृहस्पति की दशा के अंदर आदमी के पास कर्जा हो रखा है। रोज 2-4 कुंडली ऐसी मेरे पास आ जाती हैं जिनमें ये योग बने होते हैं। मुझे बता देना संचालक महोदय टाइम का। अच्छा, सकट योग, हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना पावरफुल है, लेकिन ये राहुल गांधी कैसे बन गया कि इतने 60 साल जिनके राज परिवार ने सत्ता संभाली हो, और वो व्यक्ति क्यों हार पे हार, हार पे हार, हार पे हार? क्योंकि कहीं बृहस्पति नीच का तो नहीं, कहीं ऐसे योग तो नहीं बने हुए कुंडलियों के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि मान लो चंद्रमा आपके चौथे में बैठा हुआ है और चंद्रमा की पोजीशन उच्च अवस्था में है, और भाग्य स्थान पर बृहस्पति बैठा, वो भी कारक स्थान पर है और वो भी अपनी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, दिशाबल लेके बैठा है, और इन दोनों की दशा में आदमी बर्बाद होना शुरू हो जाता है कि सकट योग बनता है। इसलिए चंद्रमा से बृहस्पति अगर छठे बैठा हो तो कुंडली को अवॉइड करना चाहिए। अगर लड़की की कुंडली है और चंद्रमा से छठे बृहस्पति बैठा हुआ है तो वो पति पे भारी होगी। जिस दिन से आपके घर में आ जाएगी, उल्टा पैर पड़ेगा, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और फिर हम ये बोलते हैं जब से हमारे घर में ये आई है ना, हम तो बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो गए। ये योग ऐसे हैं। एक योग होता है अधम योग, और बड़ा साधारण सा योग है, देखते ही नहीं है। मान लो मेष लगन है, ध्यान से सुनना, मेष लगन है और लगन में उच्च का सूर्य बैठा हुआ है और चौथे भाव में चंद्रमा स्वराशि का बैठा है। कुंडली देखने में तो बड़ी अच्छी लगेगी कि पंचमेश उच्च होकर के बैठा है, चतुर्थे स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है, चंद्रमा सूर्य दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी 4 दिन पहले ऐसी कुंडली मेरे पास आई, मैं कहा उच्च का है इधर भी और इधर भी बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन व्यक्ति बहुत परेशान था। परेशान कि ये अधम योग बन जाता है। अधम योग का मतलब है कि सूर्य जहां बैठा हो, सूर्य जहां बैठा हो वहां से चंद्रमा केंद्र में आ जाए, चौथे, 7वें, 10वें स्थान पर चंद्रमा आ रहा हो, तो कुंडली बड़ी पावरफुल होने के बावजूद भी उस दशाओं में आपको बड़ी परेशानी आ जाएगी। और हम ये सोच नहीं पाते कि आखिर मेरा चौथे का चंद्रमा है, मेरे लिए अच्छा फल देना चाहिए, मेरा लगन का सूर्य है, सूर्य लगन का कारक है, पंचमेश होकर के उच्च में बैठा हुआ, त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी मुझे अच्छा फल क्यों नहीं दे रहा? एक और योग बताता हूं आपको, वो है सम योग, और बड़ा कॉमन योग है, इनको हम देख नहीं पाते। ऋषि पारसर जी ने और महाराज मंत्रेश्वर महाराज ने इनको बड़ा रिसर्च किया है। सूर्य जहां बैठा हो वहां से दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो, सूर्य जहां बैठा है वहां से दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो, वहां से 5वें भाव में, 8वें भाव में और 11वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, जहां सूर्य बैठा है। यानी सूर्य मान लो 11वें भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा आपका 12वें भाव में बैठा है। 2, 5, 8, 11 पड़फर स्थान। अगर सूर्य से चंद्रमा पड़फर स्थानों पर बैठा हो तो सम योग बनता है। ऐसे में अगर चंद्रमा की दशा आ गई और ऐसे में सूर्य की दशा आ गई तो आदमी को राजा बना देती है। बड़ा शानदार योग बनता है, बहुत ही पावरफुल योग बनता है। अभी कल नहीं, आज सुबह, कल की तो बात छोड़ो, आज सुबह ही एक कुंडली मेरे पास आई, मैं होटल में बैठा था, उसकी कुंडली में यही योग बना हुआ था। मैंने कहा भाई बाहर जाना चाहता है? बोले जी मैं मल्टीनेशनल में काम कर रहा हूं, मुझे डॉलरों में पेमेंट आती है। मैं तेरी कुंडली के अंदर तो यार सम योग बना हुआ है, मैं तेरे पास तो करोड़ों पैसा आने का योग बनता है। बोलता मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछने के लिए आया हूं कि मैं विदेश जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरे पास करोड़ों होगा कि नहीं होगा। मैं कहा अभी मेरे पास से निकलने के बाद तैयारी करो और वीजा लो और बाहर चले जाओ, तुम्हारी कुंडली में करोड़पति योग बना हुआ है, सम योग।
यानी आदमी के अंदर विचार भी उसी प्रकार के आ रखे हैं कि जो उसकी कुंडली के अंदर योग बना है। तो इसका मतलब सूर्य जहां बैठा हो वहां से पड़फर स्थानों के अंदर ये योग बनता हो तो बहुत ही शानदार योग बनता है। अब मैं आपको एक योग और बताऊंगा, उसके बाद में आपको लक्ष्मी योग, गौरी योग, सरस्वती योग, श्रीनाथ योग, श्रीकंठ योग और बैरच योग, 6 योग ऐसे हैं जो आदमी आपसे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि क्या मुझे मोक्ष मिलेगा, वो जानना चाहते हैं। क्या मैं रुद्राक्ष धारण कर लूं, क्या मुझे भगवान विष्णु के दर्शन होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले योग, लक्ष्मी गौरी सरस्वती वाले योग आपकी कुंडलियों के अंदर हैं या नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं उनकी वाणी पर सरस्वती होती है, बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़ा प्रीतिर बोलते हैं, लेकिन अंदर अगर वो नाग जो होता है वो फन लिए खड़ा होता है कि बस एक बार उनके जबड़ों में कोई व्यक्ति आ जाए तो वो छोड़ते नहीं है। कुछ इस प्रकार के लोग भी होते हैं। तो मैं आपको एक पुष्कर योग और बताना चाहता हूं। पुष्कर योग, चंद्र लगन जहां चंद्रमा बैठा हो, चंद्र लग्नेश और बृहस्पति, चंद्र लग्नेश और बृहस्पति केंद्र में बैठे हो, त्रिकोण में बैठे हो, यह गजकेसरी राजयोग के साथ साथ पुष्कर योग भी बनता है। इस योग में व्यक्ति बड़ा ज्ञानी होता है, उसके पास में अंतरिक्ष से अपने आप ज्ञान आना शुरू हो जाता है। उसका लिंक उन आत्माओं के साथ हो जाता है जो ऋषि मुनियों की आत्माएं होती हैं। वहां से आपके पास अपने आप वो शब्द आने शुरू हो जाते हैं, वो ज्ञान आना शुरू हो जाता है और उससे रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं ज्योतिषी बनूंगा। हमने कहा भाई तुम्हारी कुंडली में पुष्कर योग है, बन सकते हो, क्योंकि चंद्र लग्नेश यानी मन, आपकी 5 इंद्रियां यानी आपके आंख, नाक, कान, बुद्धि, वाणी, ज्ञान, 5 ज्ञानेंद्रियां जब बृहस्पति के साथ बैठेंगी और बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है तो ये पुष्कर और पुष्कल, कोई पुष्कल बोलता है, कोई पुष्कर योग बोल देता है इसको। दोनों में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क होता है, कई दोनों अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे कई बार गज केसरी को कोई केसरी योग बोल देता है, कोई गज केसरी योग बोल देता है। उस कंडीशन में आपको बड़ा ज्ञान आएगा। आप तो बैठे हैं खाली ऐसे। अभी मैं ब्रह्मचारिणी मैडम के साथ बैठा था तो मैंने पूछा उनसे, आप एस्ट्रोलॉजी करती हैं? बोले नहीं, मैं ऐसे ही देख करके सब कुछ ध्यान लगा के बता देती हूँ। अब ध्यान लगा करके बताने का मतलब है कि उनकी कुंडली के अंदर इस प्रकार का योग होना चाहिए, क्योंकि योग अगर वो है तो आपको इस प्रकार की इंट्यूशंस आती है। अब मैं आपको लक्ष्मी योग की जानकारी देता हूं। लक्ष्मी योग कैसे बनता है? नवम भाव का स्वामी नवमेश शुभ ग्रह होना चाहिए, पापी नहीं। नवमेश शुभ ग्रह शुक्र के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो लक्ष्मी योग बन जाएगा। पैसा आता रहेगा। कितने लोग सुबह से शाम तक ताश खेलते हैं, कोई काम नहीं करते, लेकिन पैसा किराए का लाखों रुपए आता है, करोड़ों रुपए महीने आ रहा होता है, कोई काम नहीं करते, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। लक्ष्मी योग। गौरी योग, अगर आपका बृहस्पति और चंद्रमा दोनों केंद्र के अंदर हो और बृहस्पति पंचमेश होकर के हो, यानी पंचमेश और बृहस्पति चंद्रमा की युति आ जाए तो यह गौरी योग बन जाएगा। सरस्वती योग के अंदर बुध, शुक्र और बृहस्पति लगन में द्वितीय भाव में केंद्र त्रिकोण के अंदर हो, लगन में बुध, शुक्र, बृहस्पति और द्वितीय भाव के अंदर भी ये योग हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो सरस्वती योग बनता है। सरस्वती योग का फल क्या होगा? आपने जो बोल दिया वो सत्य हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपके पास आ जाता है कि मेरी शादी कब तक होगी, आपने कुंडली भी नहीं देखी, 6 महीने में हो जाएगी, और 6 महीने में शादी हो जाती है। ये सरस्वती योग है।
आपने कहा तेरा विनाश होगा कि तुमने एक ज्योतिषी के साथ में पाप किया है, छल किया है, और उस व्यक्ति का विनाश होना शुरू हो जाता है। छल बड़ा नुकसानदायक होता है। तो ये सरस्वती योग आदमी के पास वाणी में इतनी जबरदस्त शक्ति देता है, इतनी जबरदस्त शक्ति देता है कि आप वाणी को सिद्ध करना चाहते हो तो आपकी वाणी बहुत कम समय पर सिद्ध हो जाएगी। आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो बहुत जल्दी आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। करपराती महाराज शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य थे, इनकी वाणी पर सरस्वती थी, इनकी कुंडलियों में सरस्वती योग थे, किताबें लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको संस्कृत का सा भी नहीं आता लेकिन संस्कृत बोल रहे होते हैं, उनको अपने आप आता है, अपने आप वो प्रोनाउंसिएशन आनी शुरू हो जाती है। मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने कोई हिंदी साहित्य पढ़ा नहीं, मैंने संस्कृत पढ़ी नहीं, लेकिन मैंने 15 किताबें लिखी, और जब मैं किताबें लिखने बैठा तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मित्रों, मेरे को शब्द अपने आप ऊपर से आते थे, और वो भाषा ऐसी लिखी गई, ऐसी भाषा लिखी गई उन 15 किताबों में। जब मैं उन किताबों को आज खुद पढ़ता हूं तो मैं खुद हैरान होता हूं, क्या ये मैंने लिखी हैं? तो जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हो, जब आप लिखने बैठते हो, जैसे कवि होता है ना, कवि को शब्द आते रहते हैं ऊपर से, उनकी कुंडलियों में ये सरस्वती योग, गौरी योग, लक्ष्मी योग, ये योग होते हैं। अब मैं आपको एक योग और बताऊंगा, वह है श्रीकंठ योग। श्रीकंठ का मतलब है शिव भगवान, रुद्र भगवान। भगवान शिव जैसे आप तपस्वी बनना चाहते हैं, आप साधक बनना चाहते हैं, और आपकी कुंडली में ये योग है या नहीं। आप बोलते हैं कि मुझे ना, बस मुझे तो साधना करनी है, मुझे तो योग में जाना है, मुझे तपस्या करनी है। गुरुजी ये बताओ मैं ये रुद्राक्ष पहनूं कि नहीं पहनूं, और मेरे तो आदर्श जो हैं भगवान शिव हैं। तो क्या इस स्थिति के अंदर कुंडली में कोई योग बनता है? अगर आपका लग्नेश और सूर्य और चंद्र, आपका लग्नेश सूर्य चंद्र केंद्र में त्रिकोण में हो तो यह श्रीकंठ योग बनेगा। आप बहुत बड़े साधक बन जाएंगे। अब आप बोलोगे कैसे? वो ऐसे जैसे मैंने अभी बताया था, दिवाली वाली बात बताई थी कि सूर्य और चंद्रमा दिवाली पे एक साथ होते हैं, अमावस्या होती है, और जिसकी अमावस्या का दिन होगा, पूर्ण डिग्री पे चंद्रमा और सूर्य होंगे, तो उस समय मन और आत्मा तो उस व्यक्ति की मिली होती है और उसकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होती है। इसलिए जो अमावस्या को पैदा होते हैं उनकी इंट्यूशन पावर और उनकी थर्ड आई बहुत जबरदस्त हो जाती है। तो यह श्रीकंठ योग बन गया। नवम भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति और चंद्र अगर ये केंद्र त्रिकोण में हो तो श्रीनाथ योग बनता है। आपके अंदर भगवान विष्णु जैसे गुण आएंगे। पंचम भाव का स्वामी शनि और शुक्र अगर ये केंद्र त्रिकोण में हो तो विरच्ची योग यानी ब्रह्म योग। ब्रह्म योग का क्या मतलब है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की। आपको यह पता होगा कि ज्योतिष की शुरुआत कैसे हुई, आपको यह पता होगा कि ये पृथ्वी कैसे चलती है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये एस्ट्रोनॉमी क्या है, इसके अंदर कैसे काम करता है। जैसे कभी मानवेंद्र ने थोड़ी देर पहले बोला था कि आप भविष्यवाणी करते हो, ग्रहों की, दो ग्रहों की युति होती है, वो कैसे इसका प्रभाव आता है। अगर आपकी कुंडली में ये ब्रह्म योग है, वृच्ची योग है, तो आपकी जो भविष्यवाणियां हैं, जो ज्ञान का लेवल है, वो ब्रह्मा जी जैसा हो जाएगा। आप वेदों के ज्ञाता हो जाएंगे, आप पुराणों के ज्ञाता हो जाएंगे, आप रामायण और भागवत के ज्ञाता हो जाएंगे। ये वृच्ची योग बनता है। इसमें ज्ञान अपरंपार आपके पास हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि रावत जी आपने जो भविष्यवाणी की थी यूट्यूब पे सारी सच हुई। अभी 6 नवंबर को एक भविष्यवाणी की थी विस्फोट के बारे में, वो भी सच होगी। आप करते कैसे हो?
इसके लिए आपकी कुंडली में वृश्चि योग होना चाहिए, और वृश्चि योग नहीं है तो श्रीनाथ योग होना चाहिए, श्रीनाथ नहीं तो श्रीकंठ योग होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक योग है तो आप यूनिवर्स में भ्रमण करोगे, वहाँ पे घूमोगे और घूमते घूमते वहाँ से पूरी की पूरी ग्रहों की गति को समझ जाओगे, तो आप निश्चित तौर पे जो भविष्यवाणी करोगे वो आपको बड़ी ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। आज मैंने आपको इतने योगों की जानकारी दी, उसके लिए आपने ध्यान के साथ सुना, उसके लिए बहुत बधाई कि आप पात्र हैं। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, आपने ध्यान के साथ इसको सुना। धन्यवाद।